Unacademy. Let's crack it. दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है तेल एवं वसा। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं। तेल तथा वसा में इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल एंड फैट्स। ऐश्चर्यकरण, वसाओं के प्रकार और संतृप्त वसाएं पढ़ेंगे इसमें, असंतृप्त वसाएं और संतृप्त वसाओं के मुख्य स्रोत और असंतृप्त वसाओं के मुख्य स्रोत, इसमें दोनों देखेंगे। और तेल तथा वसाओं से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं, साबुनीकरण और हाइड्रोजनीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं, ये दोनों देखेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांस फैट, तेल तथा वसा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स। मोम यानी वैक्स, इसको हम पढ़ेंगे। मोम के प्रकार, टाइप ऑफ वैक्स, मधुमक्खी का मोम, स्पर्म सेटी का मोम और कार्नोबा मोम और पैराफिन मोम। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी। और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। प्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन 3, विज्ञान एवं तकनीकी, जो कि 3 घंटे का रहेगा, और पूर्णांक इसमें 300 होते हैं, 300 अंक का ये पेपर होता है। इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम में। ठीक है, हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 1 यानी भौतिकी वाला जो भाग है ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ हम इकाई 2 में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, साबुन, अपमार्जक, मोम और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो औषधियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, परमाणु संरचना, संयोजकता और ये टॉपिक है ये हम कवर कर चुके हैं। यदि इन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है और उस लिंक की सहायता से आप इसके प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको इकाई 1 और इकाई 2 के सारे टॉपिक जो अभी कवर कराए जा चुके हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और ध्यान रहे जो लेक्चर यहाँ पे ज्वाइन मेंबर के लिए हैं वो सिर्फ उनके लिए ओपन होंगे जो यहाँ पे चैनल के मेंबर है, ठीक है, उनके लिए उपयोग होंगे और उनके लिए ही ये चालू रहेंगे। और यदि आप उन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं, यदि आपने ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिए हैं, चैनल की मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे मेंबरशिप लेके उन लेक्चर का आनंद ले सकते हैं। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी गई है, उसकी सहायता से उस लेक्चर को देखिए और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तेल तथा वसा, ऑयल एंड फैट्स, ये जानेंगे कैसे बनते हैं। उच्च वसीय अम्लों अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों एवं ग्लिसरॉल। उच्च वसीय अम्ल जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल और ग्लिसरॉल यानी C3H8O3। ग्लिसरॉल का ये सूत्र होता है C3H8O3। इनकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो इनकी अभिक्रिया से उत्पन्न एस्टर यौगिक कौन से होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रकार्यात्मक समूह एस्टर होता है यानी RCOOR, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे हम R और R डैश इस प्रकार से जोड़ देते हैं तो ये प्रकारात्मक समूह इस प्रकार से रहता है जो एस्टर का रहता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न एस्टर यौगिक तेल अथवा वसा कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, तेल अथवा वसा। तेल एवं वसा निर्माण की यह प्रक्रिया एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन कहलाती है। और एस्टरीकरण क्या होगा, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल मुख्यतः ग्लिसरॉल के साथ किसी उत्प्रेरक अम्ल की उपस्थिति में उपचारित यानी ट्रीट किया जाता है तो एस्टर यौगिक बॉन्ड COO बॉन्ड प्रकार्यात्मक समूह से युक्त यानी एस्टर यौगिक, ये वाली हमने बात की, इस वाली संरचना की बात की, तो ये वाला जो प्रकार्यात्मक समूह है ये यहाँ पे उपस्थित होगा और एस्टर यौगिक एवं जल का निर्माण होगा, ठीक है, एस्टर यौगिक का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। यह प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण, ठीक है। एस्टरीकरण हम देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ये वसीय अम्ल यहाँ पे रहेंगे और ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगी उत्प्रेरक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे बनेंगे ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो ये होंगे तेल अथवा वसा, ठीक है। ये होगी एस्टरीकरण की अभिक्रिया। और एस्टरीकरण से प्राप्त एस्टर यौगिकों में वसीय अम्ल के 3 अणुओं तथा ग्लिसरॉल की उपस्थिति होती है। वसीय अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल की उपस्थिति होगी यहाँ पे, ठीक है। इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है, इंग्लिश और हिंदी में से यही बोलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो नेम यूज होता है वो ट्राइग्लिसराइड ही होता है, ठीक है। ये इसे हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। यहाँ पे हम देखते हैं एस्टरीकरण की जो रिएक्शन है वो यहाँ पे किस प्रकार से संपन्न होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उच्च वसीय अम्ल हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उच्च वसीय अम्ल जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे ले रहे हैं तो R डैश R डबल डैश, यहाँ पे R क्या है, R है एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन से होते हैं, जिनका रासायनिक वर्ग होता है एल्केन, जिनका रासायनिक वर्ग एल्केन होता है और उनमें प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप होता है एल्किल, ये वाला समूह होगा एल्किल समूह, ठीक है। और यहाँ पे ये जुड़ा है RCOOH के साथ, मतलब COOH के साथ यानी कार्बोक्सिलिक जो समूह उसके साथ जुड़ा है, प्रकारात्मक समूह जो है उसके साथ जुड़ा है। यहाँ पे R डैश है और R डबल डैश, यानी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा क्या, ये उच्च वसीय अम्ल की रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ कराएंगे उत्प्रेरक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे होगा ट्राइग्लिसराइड्स इन तेल अथवा वसा यहाँ पे प्राप्त होगा और ये जल का अणु यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो R वाला जो समूह है वो है एल्किल वाला है, ठीक है, ये एल्किल समूह हो जाएगा। और यहाँ पे एल्किल को हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक सूत्र होता है, ये एल्किल का रासायनिक वर्ग क्या होता है, एल्केन। रासायनिक वर्ग हमने जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो टॉपिक हमने पढ़े थे वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं, तो आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एल्किल प्रकारात्मक समूह का रासायनिक वर्ग होता है एल्केन, तो इसका सूत्र क्या होता है CnH2n+2। इसके यौगिकों को निकालने का ये रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे n का मान 1 से लेके हम रखेंगे आगे तक, तो यहाँ पे हमको एल्किन रासायनिक वर्ग के जो सदस्य हमको प्राप्त होंगे। देखिए कैसे प्राप्त होंगे, यहाँ पे n का मान रखे 1, n का मान यहाँ पर C1 हो जाएगा, H2 1+2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए C1
H, 2 1 कम 2 और 1 4, यानी हो जाएगा CH4। ठीक है, ये पहला सदस्य हो गया एल्केन वर्ग का। यहाँ पे दूसरा हम निकालेंगे C2, दूसरा मतलब यहाँ पे N का मान रखेंगे 2, C2H2 + 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा C2H 2 3 4 2 6, ये हो जाएगा C2H6। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसी प्रकार तीसरा हम रख लेंगे C3H2 3 + 2, ये कुछ नहीं है, ये इस वाले फार्मूले में रख रहा हूँ मान, N का मान बस रख रहा हूँ यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेस में है, ये H के बेस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा C3H 3 3 6 2 8। ठीक है, इस प्रकार C3H8 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाले जो समूह है एल्किल समूह यहाँ पे जोड़ेंगे तो इनमें एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो एक कार्बन की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी। पहले हम एक ही को लेते हैं। ठीक है, CH4 वाले को लेते हैं, CH4 को तीनों में डाल देते हैं, 1 2 3 तीनों में हम डाल देते हैं। या फिर ऐसा करते हैं, पहले हम अलग अलग ले लेते हैं, क्योंकि हम 3 चीज़ यहाँ पे निकाल चुके हैं, 3 एल्किल समूह यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो तीनों को अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा R यानी होगा CH4 वाले लेंगे। अब जब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब कनेक्ट होगा इससे C+S से, तो ये CH3 के रूप में कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है वो होना चाहिए पूर्ण। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की होती है 4, 3 जुड़े हैं हाइड्रोजन और एक ये कंप्लीट कर देगा कौन, COOH। तो यहाँ पे जब ये कनेक्ट होगा तो एक हाइड्रोजन अपने कम करते आएगा। ठीक है, CH4 यहाँ पे कनेक्ट होगा, अपने एक हाइड्रोजन छोड़ेगा तो ये हो जाएगा 3, CH3 से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ ऐसे ही यहाँ पे C2H6 है, तो यहाँ पे ये वाला जो रहेगा C2H5 से होगा। ठीक है, और यहाँ पे C3H8 रहेगा, C3H8 को हम यहाँ से कनेक्ट किए तो C3H7। क्यों हम एक कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग पूर्ण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R1 में होगा CH3, R वाले पहले उसमें हो गया, और R' में होगा C2H5, और R" में हो गया C3H7। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो है इस वाले फॉर्मूले में फिट कर देना है। तो यहाँ पे R का मान क्या है, CH3। ठीक है, R' का मान कितना है यहाँ पे, C2H5, और यहाँ पे R" का मान कितना है, यहाँ पे R" है C3H7, यानी इनकी जगह पे ये रख देंगे हम, इनकी जगह पे क्या हो जाएंगे, ये रख देंगे C3H7। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं इसको करके देखना, तो आप यहाँ पे जो R को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, R को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए CH3 से, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। और ध्यान रखिए यहाँ पे जिससे रिप्लेस कर रहे हैं उसी से यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, CH3 इस वाले में R है, तो यहाँ पे R है तो CH3 से ही रिप्लेस होगा। ठीक है, CH3 वहाँ पे आप रख दीजिए, तो आपको स्टरीकरण की जो अभिक्रिया है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, R यहाँ पे बदल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बॉन्डेशन नहीं है कि R यहाँ पे ये CH3 रहेगा, C2H5 ही रहेगा, यहाँ आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सीक्वेंस इसका जमेगा, ठीक है, तो पहले में जो है वो यहाँ पे पहले में रहेंगे, यानी R जो है यहाँ पे वो भी यहाँ पे R रहेगा, R' जो है वो यहाँ पे R' रहेगा, यहाँ ये वाले इसमें। ठीक है, और R" है वो यहाँ पे R" ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टरीकरण, ये विक्रिया। स्टरीकरण मतलब यहाँ पे एस्टर्स प्राप्त होंगे। ठीक है, एस्टर प्राप्त होंगे। एस्टर कैसे प्राप्त होंगे, C यहाँ पे देखिए, मैं इसको मिटाना चाहूँगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस्टर कैसे प्राप्त हो रहा है, ये वाला होता है प्रकार्यात्मक समूह, हमको ये प्राप्त करना है। तो C ये हो गया O। ठीक है, COOR। ठीक है, ये OR C, ये C हो गया, ये C हो गया, ये O, ये डबल बॉन्ड वाला O, और ये सिंगल बॉन्ड वाला O, और ये R। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, और ये एक हो गया क्या, ये R', ये R हो गया, ये R', ये R' और R', ये इस प्रकार से होंगे। ये एल्किल समूह है, एक यहाँ पे अलग अलग दिए गए। R' मतलब ये R और R' लग गया है, यानी R और R है तो ये दोनों सेम है। यदि R है और R' है तो ये दोनों भिन्न भिन्न एल्किल समूह यहाँ पे जुड़े हैं। तो इस प्रकार से ये दो यहाँ पे एल्किल समूह हमने देख लिए, तो हमने एस्टर्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इस वाले जो उत्पाद को उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स को बोलेंगे, और ये है तेल, और ये है तेल अथवा वसा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जल के अणु यहाँ पे निकला, तो ये होगा स्टरीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। यदि ग्लिसरॉल में उपस्थित तीनों OH समूह एक ही प्रकार के वसीय अम्ल से एस्टरीकृत हो जाते हैं तो प्राप्त एस्टर यौगिक साधारण ट्राइग्लिसराइड्स
यानी सिंपल ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, जो कि मुख्यतः प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीनों OH एक ही प्रकार के वसीय अम्ल से एस्टरीकरण होने का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R है, इसको बता देता हूँ पहले, ये R है, R डैश है, R डबल डैश, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग यहाँ पे है, जो वसी अम्ल है तीनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह अलग हो गया। लेकिन जब यहाँ पे तीनों एक ही प्रकार करेंगे, ठीक है, यहाँ पे R डैश जो है, R डैश ना होकर सिर्फ R रहेगा, R डैश ना होकर सिर्फ R रहेगा, और R डबल डैश ना होकर सिर्फ R रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए तीनों एक ही प्रकार के, ठीक है। यदि सेम रहेंगे, उस वाली कंडीशन में यहाँ बताया जा रहा है, यदि एक समान एक ही प्रकार के अम्ल से एस्टरीकृत हो जाते हैं तो प्राप्त एस्टर यौगिक साधारण ट्राइग्लिसराइड यानी सिंपल ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, जो कि मुख्यतः कहाँ पे प्राप्त होते हैं या कहाँ पे निर्मित होते हैं, प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं। इसके विपरीत विशुद्ध ट्राइग्लिसराइड एस्टर प्राकृतिक रूप से प्राप्त वसाओं एवं तेलों में पाए जाते हैं, जिनमें 2 अथवा 3 प्रकार के वसी अम्ल उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित ट्राइग्लिसराइड्स यानी मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, ठीक है। और तेल एवं वसा दोनों का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से होता है। ये दोनों पदार्थ लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल है, जो मानव शरीर के लिए पोषक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण है, और इसके नियंत्रित सेवन से शरीर की ऊर्जा, प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यूनिटी में वृद्धि होती है। और मैं आपको बता दूं वसा के बारे में और हम देख लेते हैं। वसा अर्थात जो चिकनाई होती है, शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है, शरीर को क्रियाशील बनाने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। जितना जरूरी है उससे ज़्यादा यदि लेंगे तो इसकी जो अधिकता है वो हानिकारक हो सकती है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इससे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त होती है, और इसको शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। किसको? वसा को, ठीक है, वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। आगे है वसाओं के प्रकार, हम देख लेते हैं। संतृप्त वसाएं यानी सैचुरेटेड फैट्स, और दूसरा होता है असंतृप्त वसाएं यानी अनसैचुरेटेड फैट्स। वे वसाएं जिनकी रासायनिक संरचना में सभी कार्बन परमाणु एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा संयोजित होते हैं, संतृप्त वसाएं कहलाती है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त वसाएं होती है। जो जंतु वसाएं होती है अधिकांश वो संतृप्त वसाएं होती है। ये वसाएं सामान्य ताप पर ठोस होती है। इन वसाओं का क्वथनांक उच्च होता है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे उच्च होता है, ठीक है। संतृप्त यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल यहाँ पे स्टीयरिक एसिड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के मध्य जो है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे सारी ये श्रृंखला में देखिए कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या ये असंतृप्त हो जाएगा? नहीं, असंतृप्त नहीं होगा। जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे, संतृप्त और असंतृप्त की जो डेफिनेशन हमने पढ़े थे। संतृप्त मतलब कार्बन श्रृंखला में कम से कम एक के मतलब डबल बॉन्ड हो तो ये हो जाएगा असंतृप्त। डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य होता है सिंगल बॉन्ड, तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे जो हमने संतृप्त वसाएं पढ़े, वो संतृप्त वसाएं का एग्जाम्पल ये स्टेरिक एसिड, ठीक है। और संतृप्त वसाओं के मुख्य स्रोत क्या है? संतृप्त वसाओं कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये मांस, मुख्यतः लाल मांस से प्राप्त होते हैं। दूध और दूध उत्पाद से, मक्खन, मलाई, दही आदि से ये प्राप्त होते हैं। सेके हुए यानी बेक्ड खाद्य पदार्थ जैसे बिस्किट, पेस्ट्री, केक आदि इनसे प्राप्त होते हैं। और नारियल एवं ताड़ का तेल, इससे ये संतृप्त वसाएं हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे असंतृप्त वसाएं यानी अनसैचुरेटेड फैट्स। ऐसी वसाएं जिनकी रासायनिक संरचना में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कम से कम एक द्वि आवन यानी डबल बॉन्ड, ठीक है, जैसे कि हम बात किए थे इससे पहले कि कम से कम डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने यहाँ पे ये देखेंगे कि कम से कम एक द्वि आवन या डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो वो असंतृप्त वसाएं हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे सिस ओलेइक एसिड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम से कम एक जो है कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड उपस्थित है कार्बन और कार्बन के मध्य, ठीक है। और ये वसाएं सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कैसी होती है? द्रव अवस्था में, ठीक है। अधिकांश वनस्पति तेल है असंतृप्त वसाएं होती है, परंतु नारियल तेल, कोकोनट ऑयल, ताड़ का तेल, पाम कर्नल ऑयल
आदि संतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। आदि में कौन सी वसाएं होती है? संतृप्त वसाएं। और असंतृप्त वसाओं के मुख्य स्रोत की बात करें, यानी ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं वनस्पति तेल, जैसे जैतून, सूरजमुखी, मूंगफली आदि के तेल से। ठीक है, बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, मैकाडोमिया नट्स, एवोकाडो, तैलीय मछलियां जैसे सैल्मन, मैकेरल और हेरिंग आदि, इनसे ये असंतृप्त वसाएं हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं तेल तथा वसाओं से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं। इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो दो प्रकार की हैं, ये साबुनीकरण और हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, तेल एवं वसाओं के प्रयोग से दो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जो कि इस प्रकार है। पहला है साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन। जब हमने साबुन वाले जो टॉपिक्स पढ़े थे वहां पे ये रिएक्शन हमने देखे थे। ठीक है, क्षार जैसे NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में तेल एवं वसा का जलावघटन हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लिसरॉल एवं साबुन का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है और इससे साबुन बनता है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था साबुन वाले टॉपिक्स में, साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन में यहाँ पे वसी अम्ल का, यहाँ पे क्षार की उपस्थिति में, यहाँ क्षार से यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ग्लिसरॉल बनेगा और यहाँ पे बनेगा वसी अम्ल। वसी अम्ल का सोडियम लवण यानी इसको बोलेंगे साबुन, और ये है यहाँ पे साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, साबुनीकरण में क्या होगा? साबुन का निर्माण। ये NaOH की उपस्थिति में हुआ और ये होगा KOH की उपस्थिति में यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन साबुनीकरण रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये साबुन दोनों में ही प्राप्त हो रहा है, एक कठोर साबुन हो रहा है और एक मृदु साबुन, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला है हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन। ठीक है, द्रव वनस्पति तेलों में उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन मिलाने पर ठोस वसाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये ठोस वसाओं में ये चेंज हो जाते हैं और यह प्रक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, और वनस्पति तेलों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वनस्पति तेल से वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि से किया जाता है। कौन सी विधि? ये हाइड्रोजनीकरण विधि। ठीक है, ये बहुत ही बार पूछी जा चुकी है और एग्जाम में आने की संभावना इसकी बनी रहती है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण से ये जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी वाली घी जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण ये कहलाएगी। अगला है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट क्या होता है? ट्रांसफैट हम देखते हैं, यदि हाइड्रोजनी जो करण है वो आंशिक रूप यानी पार्शियली इससे प्राप्त हो तो वह तो प्राप्त वसा ट्रांसफैट कहलाती है। ये वसा कैसी कहलाएगी? ट्रांसफैट। ठीक है, तले हुए एवं सेके हुए खाद्य पदार्थ, अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ और पेस्ट्री, केक एवं आइसक्रीम आदि ट्रांसफैट के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ये सब होता है ट्रांसफैट। और ट्रांसफैट का उपभोग मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ट्रांसफैट का उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और क्योंकि यह शरीर में कम घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी LDL अर्थात बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करता है। अर्थात उच्च घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी HDL अर्थात गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है, यानी LDL में वृद्धि होती है और HDL में यहाँ पे कमी आई। ठीक है, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, जो ट्रांसफैट होता है वो। अब हम देखते हैं तेल एवं वसाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स। तेल चिपचिपे तरल पदार्थ हैं जो पौधों के फलों एवं बीजों में पाए जाते हैं, और जो वसा है यानी फैट है, वसा एक तैलीय पदार्थ है जो जंतु की त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, और तेल मुख्यतः असंतृप्त वसीय अम्लों जैसे वसीय अम्लों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से निर्मित होते हैं, और जो वसा है वसा मुख्यतः संतृप्त वसीय अम्लों सैचुरेटेड फैटी एसिड से निर्मित होती है। तेल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, वसा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती है, और जो तेलों का मुख्य स्रोत होता है वो है वनस्पतियां, और वसाओं का मुख्य स्रोत जंतु है। तेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एकल असंतृप्त, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड, तथा बहुल असंतृप्त यानी पॉली अनसैचुरेटेड। और वसा की बात करें तो वसा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ट्रांस वसाएं ट्रांस फैट्स और संतृप्त वसाएं यानी सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है,
तेलों के उपभोग से हृदय संबंधी रोगों का खतरा कम होता है और वसा के उपयोग से हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तेलों के उदाहरण हम देखेंगे जैतून यानी ऑलिव, कैनोला मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों आदि के तेल। ठीक है, ये तेल के उदाहरण हैं। और वसाओं के उदाहरण हम देखेंगे घी, मक्खन, मलाई, मांस, चर्बी आदि, ये वसाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये तेल और वसा का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। टॉपिक है मोम या वैक्स, इसको बोलेंगे। ठीक है, मोम क्या होता है? मोम लंबी एक एल्किल श्रृंखला से युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें असंतृप्त कार्बन बंध तथा विभिन्न प्रकार्यात्मक समूह जैसे प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो प्रकारात्मक समूह हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे प्रकारात्मक समूह में पाए जाएंगे। मोम 40 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर पिघलकर निम्न श्यानता वाले द्रव यानी लो विस्कोसिटी लिक्विड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। मोम जल में अविलय परंतु कार्बनिक एवं अध्रुवीय नॉन पोलर विलायकों में विलय होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से पादप जंतुओं एवं पेट्रोलियम यौगिक के संश्लेषण से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोम के प्रकार टाइप्स ऑफ वैक्स हम देख लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 2 3 4 प्रकार हैं मोम के, चारों हम डिस्कस करेंगे। पहला है मधुमक्खी का मोम, स्पर्म सेटी का मोम और ये है कार्नोवा मोम और चौथा है पैराफिन मोम। ठीक है, यह मोम मधुमक्खियों द्वारा स्रावित कार्बनिक तरल से निर्मित मधुमक्खी के छत्तों यानी हनी कॉम्ब से प्राप्त किया जाता है। इसमें मिरेसिल पॉमिटेड यानी इसको मिरेसिल पॉमिटेड इंग्लिश में बोलेंगे नामक एस्टर यौगिक इसमें पाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी के मोम में। अगला है स्पर्मेसेटी मोम, यह मोम स्पर्म वेल के सिर में स्थिर गुहा कैविटी, इसको बोलिए कैविटी में निर्मित होता है और इस मोम में सेटिल पॉमिटेड यानी सेटिल पॉमिटेड इंग्लिश में भी इसे ये बोलेंगे नामक एस्टर यौगिक इसमें पाया जाता है। अगला है कार्नोवा मोम और कार्नोवा मोम को इंग्लिश में कार्नोवा वैक्स बोलेंगे और यह मोम कार्नोवा नामक ताड़ के पत्तों यानी पाम लीफ से प्राप्त किया जाता है। इसमें मिरेसिल सेराटेट नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है और कार्बोना मोम को पॉम वैक्स और ब्राजील वैक्स इंग्लिश में ब्राजील वैक्स बोलेंगे तथा मोम की रानी क्वीन ऑफ वैक्सेस भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैक्सेस। ठीक है, कार्नोवा मोम को कहेंगे तो ये पूछा जा सकता है। पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे। यह मोम पेट्रोलियम, कोयला एवं ऑयल शेल से प्राप्त किया जाता है और यह वस्तुतः हाइड्रोकार्बन अणुओं से निर्मित होता है जिनमें कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, तो ये मोम के प्रकार थे और ये मोम का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और जो भी MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप MPPSC और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा, इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स
जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है, और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।